आइए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के फिजिक्स लेसन 6 का ये रिटन पार्ट 3 है। लेसन 6 का ये रिटन पार्ट 3 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेलों के समानांतर क्रम, सेलों का समानांतर क्रम संयोजन के बारे में। सेलों के समानांतर क्रम संयोजन पिछले टॉपिक में हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके व्यंजक प्राप्त कर लिए हैं। इस टॉपिक में हम लोग केवल सेलों के समानांतर क्रम संयोजन को देखेंगे। सेलों का समानांतर क्रम संयोजन क्या है? सेलों का समानांतर क्रम संयोजन क्या है? आप टॉपिक दे करके डैश दे करके नोट करेंगे। ठीक है, सेलों के समानांतर क्रम संयोजन में सेलों के समानांतर क्रम संयोजन में सेलों के समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक सेल के धनात्मक सिरों को प्रत्येक सेल के धनात्मक सिरों को एक बिंदु पर धनात्मक सिरों को एक बिंदु पर तथा ऋणात्मक सिरों को ऋणात्मक सिरों को एक दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। एक दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। देखिए चित्र देखेंगे, आप चित्र देखेंगे। ये सेल का धनात्मक सिरा, ये ऋणात्मक, इसका धन सिरा एक बिंदु पर है और इसका ऋण सिरा दूसरे बिंदु पर है। ऐसे जोड़ देंगे। ये सेल 1, सेल 2, सेल 3 और ये सेल M होगा। सेल क्या है? M, स्मॉल m। ठीक है, सेल स्मॉल m हो गया। अब क्या करना है? ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r रहेगा और ये सब कुछ मौजूद है। आप जैसा कि आपको परिभाषा में आप नोट किए हुए बोला गया कि प्रत्येक सेल के धनात्मक सिरे को एक बिंदु पर, एक नियत बिंदु पर और प्रत्येक सेल के ऋणात्मक सिरे को एक दूसरे नियत बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। इसे सेलों का समानांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। तो ये संयोजन हो गया। इस संयोजन के साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ा जाता है। एक बाह्य प्रतिरोध
बाह्य प्रतिरोध दिख रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है। एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ताकि हम परिपथ में बहने वाली धारा के मान को आसानी से ज्ञात करें। तो ये आप चित्र देख रहे हैं, चित्र के बारे में हमें कुछ लिखना होगा। जो चित्र में हमें दिखाई दे रहा है तो हमें लिखना ये होगा कि नोट करेंगे, चित्र बनाने के बाद आप नोट कर लेंगे। देखिए, मान लिया विद्युत वाहक बल E तथा विद्युत वाहक बल E तथा विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के स्मॉल m समरूप स्मॉल m समरूप सेल स्मॉल m समरूप सेल समानांतर क्रम स्मॉल m समरूप सेल समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित है। समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित है। इस संयोजन के साथ इस संयोजन के साथ एक बाह्य प्रतिरोध इस संयोजन के साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर श्रेणी क्रम में संयोजित है। एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर श्रेणी क्रम में संयोजित है। एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर श्रेणी क्रम में संयोजित है। हो गया इतना, ये इतना हमारे चित्र के बारे में था। अब क्योंकि आप लोग पिछले टॉपिक में देखे कि हमें सेल से बहने वाली धारा निकालना होता है, आई का मान निकालना होता है, और आई के लिए सूत्र होता है कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध। यहां देख रहे होंगे, यहां सेल है, ये सेल जोड़े गए हैं, तो ये विद्युत वाहक बल कितना होगा? एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप कि समानांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे एक बैटरी जोड़े, चाहे 2, 3, 4, 5 कितना भी बैटरी जोड़ दो, वोल्टता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां लिखना पड़ेगा कि सेल का विद्युत वाहक बल एक सेल के विद्युत वाहक एक मिनट फिर से सुनिए, पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। और एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा? केवल कैपिटल ई होगा। तो यहां पर हम नोट कर रहे हैं, आप देखते चलेंगे। परिपथ का यहां लिखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा आपको। चलिए नोट कीजिए, अभी जो चित्र के बारे में बोले उसके नीचे नोट करना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। चूंकि यह संयोजन समानांतर क्रम में है, यह संयोजन समानांतर क्रम में है, यह संयोजन समानांतर क्रम में है, अतः यह संयोजन समानांतर क्रम में है, अतः परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल
एक सेल के विद्युतवाहक बल के बराबर होगा। एक सेल के विद्युतवाहक बल के बराबर होगा। एक सेल के विद्युतवाहक बल के बराबर होगा। उसके नीचे लिखेंगे अतः कुल विद्युतवाहक बल बराबर कुल विद्युतवाहक बल बराबर ई। कुल विद्युतवाहक बल बराबर ई, समीकरण नंबर 1। कुल विद्युतवाहक बल बराबर ई, समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके नीचे लिखेंगे सेलों के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर समानांतर क्रम में संयोजित है। सेलों के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर समानांतर क्रम में संयोजित है। समानांतर क्रम में संयोजित है। अतः आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर समानांतर क्रम में संयोजित है। अतः पूरे परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध देखिएगा समानांतर क्रम में है। 1/r डैश समानांतर क्रम में सूत्र होता है 1/r प्लस डॉट 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 कितना बार, m बार। इसका गुणनफल करेंगे तो ये होगा 1/r डैश इज इक्वल टू m बटा में r। 1/r डैश इज इक्वल टू m बटा में r हो जाएगा। इसलिए r डैश इज इक्वल टू, इसको पलट दीजिए, r बाई m, r बटा में m हो गया। r डैश का मान कितना हो गया, r बटा में स्मॉल m हो गया। ये आंतरिक प्रतिरोध का मान निकला। अब इस आंतरिक प्रतिरोध के साथ एक बाह्य प्रतिरोधी कैपिटल R था श्रेणी क्रम में, तो हमें लिखना पड़ेगा कि चूंकि आंतरिक प्रतिरोध R डैश के साथ बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R श्रेणी क्रम में है, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध दोनों को जोड़ देंगे। R कैपिटल R प्लस R डैश का मान है R बाई एम। R डैश का मान क्या है, R बाई एम रख कर जोड़ेंगे। R का मान R है, इसका मान R बाई एम। एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम कर लेंगे। यहां पर आपको करके दिखा देते हैं। ये हो जाएगा एम आर प्लस ये R बटा में स्मॉल एम। ये हो गया हमारा कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। ये परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब हमें क्या करना है, लिखना होगा परिपथ से
सेल से प्रवाहित होने वाली धारा, तो इसे मिटा देते हैं चित्र को। सेल से प्रवाहित धारा, सेल से प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा का सूत्र आई होता है कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल का मान आया है E और कुल प्रतिरोध का मान समीकरण 2 में mr प्लस आर बटा में mr प्लस आर बटा में स्मॉल m होता है। I बराबर m चला गया ऊपर, m E बटा में mr प्लस आर होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कुल प्रतिरोध का मान। ठीक है, इसमें भी दो केस आएंगे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। तो चलिए हल कर लेते हैं केस नंबर 1 को। इधर स्क्रीनशॉट कर लेंगे, इधर का नोट कर लेंगे आप। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हो जाएगा, केस नंबर 1 में लिखेंगे हम, जब बाह्य प्रतिरोध की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो, जब बाह्य प्रतिरोध की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, नगण्य हो। आंतरिक प्रतिरोध का मान नगण्य हो, यानी कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r इज इक्वल टू 0, r के जगह पर 0 है। तो जब r के जगह स्थान पर 0 है तो इस सूत्र में रखिए मान I बराबर हो जाएगा, R का मान 0, तो I बराबर हो गया ME बटा में MR प्लस 0। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, हल कर लेंगे, यहीं पर हल कर देते हैं। इधर वाला आप नोट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं। क्या करना है, I इज इक्वल टू ME बटा में MR प्लस 0 है तो MR लिखेंगे, M से M कैंसिल, I इज इक्वल टू 1 इंटू E बाई R। E बटा R का मतलब हुआ, E माने विद्युत वाहक बल, R मतलब प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध। तो इसको हम बोलेंगे I इज इक्वल टू 1 E बाई R का मतलब हो गया सेल से प्रवाहित धारा, सेल से प्रवाहित धारा। तो इसे अगर आप पढ़ते हैं तो आप टोटल मिलाकर बोलेंगे एक सेल से प्रवाहित धारा, यानी जब स्मॉल r का मान 0 रहेगा तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा के मान के बराबर होगा। तो बोलेंगे अतः ऐसे सेलों के संयोजनों का कोई औचित्य नहीं है। यहां लिखना पड़ेगा, अतः सेलों के ऐसे संयोजनों का कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। सेलों के ऐसे संयोजनों का कोई औचित्य नहीं है। अगला टॉपिक में है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है कि जब बाह्य प्रतिरोध, जब आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, जब
आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बाह्य प्रतिरोध नगण्य हो। बाह्य प्रतिरोध नगण्य हो। बाह्य प्रतिरोध क्या हो? नगण्य हो। तो आंतरिक प्रतिरोध ग्रेटर देन बाह्य, यानी R इज इक्वल टू 0 है। मान रखेंगे इसी समीकरण I बराबर एम ई बटा में एम आर प्लस आर में I बराबर एम ई बटा में एम इंटू आर, आर के जगह पर 0 प्लस स्मॉल आर, ये 0 वाला हट जाएगा, एम ई आर बचेगा, ई बटा में स्मॉल आर बचेगा। तो इसको क्या पढ़िएगा? एम इंटू एक्स सेल से प्रवाहित धारा, एम और ई बाई आर का मतलब सेल से प्रवाहित धारा। तो यहां लिखना पड़ेगा हमें एम, यहां लिख देते हैं, आप देख रहे होंगे, यहां पर नोट करते हैं। आई बराबर एम और सेल से प्रवाहित धारा, इसका मतलब यह है कि जितना भी आप सेल जोड़े हैं परिपथ में, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 10 सेल, 20 सेल जोड़ दीजिए, जितना भी सेल जोड़ेंगे उतना के गुणनफल, उतना के धारा के मान के बराबर परिपथ में धारा प्रवाहित होता है। तो नीचे लिखना होगा, अतः ऐसे सेलों के संयोजनों का औचित्य है, अतः सेलों के ऐसे संयोजन से, ऐसे संयोजन से अधिक धारा प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। सेलों के ऐसे संयोजनों से अधिक धारा की प्राप्ति होती है। हो गया? तो ये इस टॉपिक में समाप्त हो गया। आप लोग नोट कर लेंगे और विधिवत तरीके से अच्छे ढंग से आप नोट करते हुए चले, आगे की ओर बढ़ते रहे। तो इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में अगले दिन चर्चा किया जाएगा। अगला टॉपिक होगा हमारा सेलों का ये समानांतर क्रम संयोजन के बाद हम मिश्रित क्रम संयोजन पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम और समानांतर दोनों को जब एक साथ ज्वाइंट करेंगे तो मिश्रित क्रम संयोजन होगा। उस मिश्रित क्रम संयोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज इतना ही रहेगा।